हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालते थे। तो आज हम लोग नस्ट इक्वेशन प्रूफ करेंगे, नस्ट इक्वेशन। और दूसरा आपका जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल था और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, चाहे उसी को बोलते हैं डैनियल सेल भी बोलते हैं, या इस हम लोग हेडिंग डाल दे रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये आपका इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो बीकर ले लेंगे। दोनों बीकर में क्या करेंगे, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेंगे। और इसमें क्या हो जाएगा, एक रॉड, कॉपर सल्फेट की रॉड और जिंक वाले में जिंक की रॉड हो जाएगी। कॉपर वाले में कॉपर की रॉड हो जाएगी। ये जेडन रॉड है। और जो इसमें सॉल्यूशन होगा वो ZnSO4 होगा। ये जो सॉल्यूशन होगा ये किसका होगा, कॉपर सल्फेट का होगा। और ये रॉड किसका होगा, कॉपर का रॉड होगा, Cu रॉड। ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है। और जो ये आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होगा, और करंट क्या, जिधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके विपरीत साइड से हमारा क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर है तो करंट फ्लो किधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बीच में ये सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है। और ये आपका KCl का है, चाहे यहाँ पे किस चीज़ का, KCl का सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, इसको आप सॉल्ट ब्रिज बोलोगे। ठीक है, जो ये आपको बना हुआ है ये सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देखिए आपका, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्ट्रक्चर है। हम लोग क्या करेंगे, एक बीकर इधर ले लिए, दो बीकर हमने ले लिया है। और बीकर में क्या किया है, ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है। और इस वाले बीकर में क्या लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। और जो इसमें रॉड लगा हुआ है ये जिंक की रॉड है, और इधर जो रॉड लगा हुआ है ये कॉपर की रॉड है। इस रॉड को आप बोलेंगे कैथोड और इस वाले को आप बोलते हैं एनोड। और बीच में आपका क्या लगा हुआ है, ये KCl का ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। तो हम लोग इसका प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे आपका यहाँ पे ये लिखा हुआ है Zn है, तो इसका रिएक्शन पहले क्या हो जाएगा, Zn से Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या है,
कॉपर 2 प्लस से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बन जाएगा, कॉपर। तो ये रिएक्शन है इसके थ्रू, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कंप्लीट सेल। तो ये जैसे आप देख रहे हैं एक बीकर, ये पहला बीकर जो है ये आपका क्या है, हाफ सेल है, ये दूसरा बीकर ये भी हाफ सेल है। दोनों को हमने किससे ज्वाइंट किया है, जो सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज से जोड़ दिया है, तो ये आपका ये कंप्लीट सेल बना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे सॉल्ट, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग डाल दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, हेडिंग डाल दीजिए। ये अलग है, इसको अलग कर दीजिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फंक्शन कर रहा है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे क्या होता है इसमें, जब ये हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इससे, ये जो आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कनेक्ट होने के बाद ये क्या है, यहाँ से ये जो जिंक की रॉड है, धीरे धीरे क्या होगी, इधर कॉपर की रॉड पे एक परत बन जाएगी, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण ये क्या होगा, धीरे धीरे इसके जो परत होगी या जिंक की रॉड होगी, ये धीरे धीरे पतली होती चली जाएगी, और ये जो कॉपर की रॉड है इस पर एक लेयर बनता चला जाएगा, और लेयर बनने से ये धीरे धीरे ये पतला हो जाएगा और ये कॉपर की रॉड मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहले वाले में, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल, पहला पॉइंट है, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कंप्लीट द सेल। ब्रिज का काम क्या होता है, एक सेल को कंप्लीट सेल में कन्वर्ट करता है, कंप्लीट द सेल। तीसरा पॉइंट क्या है, कंप्लीट द सेल के बाद क्या हो जाएगा, रिड्यूस जंक्शन पोटेंशियल, reduce the junction potential, reduce the junction potential। फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, फोर्थ पॉइंट में आप लिखेंगे ए साल्ट ब्रिज इज अ कनेक्शन कंटेनिंग, ए साल्ट ब्रिज is a connection containing a weak electrolyte, containing a weak electrolyte between the oxidation and reduction half cell, oxidation and reduction of cell। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल। जब ये हो जाएगा और इसका सर्किट कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिए, ये बल्ब है, ये क्या होने लगेगा, जलने लगेगा तुरंत। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो जाएगी आपका ये बल्ब जलने लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ग्लोइंग द बल्ब, ग्लोइंग द बल्ब। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, कैथोड इलेक्ट्रोड थिकर। जो कैथोड वाला है इलेक्ट्रोड ये थिकर होता जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, थिनर होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और लास्ट पॉइंट है आपका एनोड इलेक्ट्रोड थिनर। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, ये लिखना है। जैसे आपसे पूछ लिया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, कभी कभार पूछा जाता है आपके पेपर में, बट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका आपको ये इतना फंक्शन लिखना पड़ेगा। इधर फिगर बना दीजिएगा एक साइड में, और दूसरे साइड में आपको क्या करना है, ये रिएक्शन लिखने के बाद ये हाफ रिएक्शन है। आप चाहेंगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगा। फिर इम्पॉर्टेंट फंक्शन आप साल्ट ब्रिज का इम्पॉर्टेंट फंक्शन लिख देंगे। फिर इतना करते ही आप जितना यहाँ पे पूरा बताया हूँ ये पूरा इसको लिखेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हेडिंग डाल दीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें क्या होता है, इस वाले में क्या होगा, क्या जहाँ पे हम लोग क्या किए थे वहाँ पे दो यूज किए थे ना, दो बीकर यूज किए थे, इसमें दो और अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए थे। इसमें दोनों में दोनों इलेक्ट्रोड क्या करेंगे, एक ही बीकर में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक Na हो जाएगा, ये Cl माइनस, एक क्या हो जाएगा Na+। ठीक है, और ये बैटरी लगी हुई है, इसको बैटरी बोलते हैं। ये आपका एनोड है, ये कैथोड है, और दूसरा क्या है, ये एनोड है। ठीक है, तो ये इसमें NaCl
पड़ा हुआ है, ये NaCl का सॉल्ट है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या करना है आपको, या इसी को आप बोल सकते हो, ये जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है ये किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है। पहले लेक्चर में मैं बताया था आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या किस में चेंज करता है, केमिकल एनर्जी में। और जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो क्या था, वो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस वाले में हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल any device in which electrical energy is converted to chemical energy, ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रोलिटिक है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक है। यहाँ ऊपर इलेक्ट्रोलिटिक हेडिंग पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनी डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करेगा, चेंज करेगा केमिकल एनर्जी में। सच ए सेल कंसिस्ट, इसमें क्या होंगे, कंसिस्ट टू इलेक्ट्रोड, एक हो जाएगा एनोड एंड कैथोड, ठीक है। अब इसका यूज क्या होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, इसमें यूज लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैन बी यूज्ड, इलेक्ट्रोलिटिक सेल can be used to produce oxygen and hydrogen gas, can be used to produce oxygen and hydrogen gas। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर subjecting it to electrolysis, देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये प्लस हो जाएगा, एक ये माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का एनी डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी में। इट कंसिस्ट टू इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज क्या होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। कहाँ से प्रोड्यूस करता है, वाटर से, सब्जेक्टिंग टू इट्स इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से क्या होगा, ये वाटर से क्या करता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारा मेन मोटिव था, नास्ट इक्वेशन। ठीक है,
जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नोट हो गया मिटाएं? हेडिंग डाल दीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन है, इसमें नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में पहले थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि ये क्या क्या काम करता है। तो इसमें लिखिए द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए एन, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the electrode potential is potential of an electrode potential of an electrochemical cell, electrochemical cell of an electrochemical cell depends on concentration, depends on concentration, depends on concentration of electrolyte solution, of electrolyte solution as well as on the temperature, as well as on the temperature, as well as on the temperature. Next gave the relationship between, next gave the relationship between electrode potential and concentration, between electrode potential and concentration and temperature. Concentration and temperature of an electrolyte solution, of an electrolyte solution is called next equation. नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपको इतना पहले आप इसके बारे में लिखेंगे, फिर उसके बाद आप एक रिएक्शन लेंगे। एक रिएक्शन जैसे आप केसी निकालते थे ना,
तो सेम आप यहाँ Kc चाहे लिखिए या Q लिखिए, ठीक है। तो पहले एक रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, जैसे आपका रिएक्शन दिया हुआ है, या हम लोग एक रिएक्शन मान के चल रहे हैं, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस, ये क्या बना है, कॉपर प्लस Zn 2 प्लस, ये कॉपर सॉलिड में हो जाएगा, प्लस Zn 2 प्लस, ठीक है। और ये क्या है, एक्वस में है, ये भी आपका एक्वस में है। तो ये रिएक्शन जैसे है, इसके लिए हम लोग निकाल रहे हैं नस्ट का इक्वेशन। आप ABCD कुछ भी मान सकते हैं, तो हम ये रिएक्शन लेके चल रहे हैं कि ये कोई रिएक्शन है, इस रिएक्शन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नस्ट इक्वेशन निकाल रहे हैं। अब आप उस पर मत जाइएगा कि AB, क्योंकि ये रिएक्शन है, रिएक्शन से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आप परेशान ना होइए कि ये क्यों लिखा गया है। अब जैसे इस रिएक्शन के लिए अगर मान लीजिए हमको क्या लिखना है, Kc लिखना है या Q लिखना है, कोशिएंट बोलते हैं ना, कोशिएंट बोलते हैं। कोशिएंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो आप Q लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम चाहे Q लिख लीजिए, Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉलिड के केस में देखिए ये इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले कंसंट्रेशन ऑफ CuS इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Zns कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस। तो ये Zns ये सॉलिड के केस में होगा, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे Q इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ Zn2 प्लस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस, ठीक है। तो हम लोग Q यहाँ इसलिए पहले लिख ले रहे हैं, लास्ट में इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको, तो हम लोग इसको इसीलिए पहले लिख ले रहे हैं। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, आप खोजते रह जाएंगे। इस तरीके से आपको बहुत रेयर केस में कहीं आपको खोजने पे मिलेगा, चाहे आप यूट्यूब पे कहीं भी खोज लेंगे, प्रूफ आपको बहुत रेयर केस में मिलेगा। सब लोग शॉर्टकट मार देते हैं, शॉर्टकट करके आपको बताते हैं, मैं आपको प्रूफ अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। हो गया, मिटा रहे हैं इसको। देखिए इसमें आगे क्या लिखना है, जैसे आप कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं, ठीक है। जब भी आप हम लोग बात करेंगे कोई भी चीज़, केमिस्ट्री में बात करेंगे, तो वो हम लोग किस में बात करते हैं, मोल्स में बात करते हैं। यहाँ देखिए एटम में बात नहीं करेंगे, जब भी हम लोग बात करेंगे मोल्स में बात करेंगे, एटम में नहीं। 1 एटम 2 एटम 3 एटम इस तरह नहीं, आप मोल्स में बात करते हैं। 1 मोल 2 मोल 3 मोल। जैसे मैं अभी रिएक्शन लिखा था ना Zn प्लस कॉपर, तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, ये यहाँ पे स्टार्टिंग में जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट दिया रहता था ना, कि स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है 2 है, तो वो क्या हम लोग उसकी क्या बात करते हैं, 1 मोल बोलते हैं उसको ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, या पहले एट स्टैंडर्ड कंडीशन लिख लीजिए, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए,
टेम्परेचर होना चाहिए, या तो आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हो या फिर आपको लिखा हो 298 केल्विन। तो हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं 298 केल्विन। और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या हो, 1 मोल पर लीटर। ये आपका क्या आ गया है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, और कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, 1 मोल पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, जब भी हम कंपेयर करेंगे कोई भी रिएक्शन दिया होगा, जैसे सेम होना चाहिए, सेम कंडीशन पर कितना वैल्यू देता है ये फिक्स्ड होगा, या स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या होगा, फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग इनका कंडीशन क्या बताएंगे, कंडीशन ये बताना रहेगा कि आप कितना ले रहे हैं। कितना लेने का मतलब जो आप रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं वो कितना है आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे जो E0 सेल हम लोग लिख रहे हैं, E0 सेल, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिख रहे हैं, और ये फिक्स होता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे इस चीज़ का इतना ही होता है। जैसे अगर जिंक का है तो जिंक का उतना ही होगा, या हाइड्रोजन का कितना होता है, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना होता है वो फिक्स रहता है। ये नहीं कि इस केस में दूसरा होगा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरे के केस में दूसरा होगा, सबका फिक्स्ड रहता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, ये क्या है आपका E0 सेल, जो हमने आपको पहले भी बता दिया है, ये किस टर्म में है, ये ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन और या फिर रिडक्शन पोटेंशियल में। तो यहाँ पे ये जब भी लिखा जाता है E0 सेल, ये हमेशा एक चीज़ बार बार मैं बोलता हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल ये जब भी लिखा जाएगा E0 सेल, यहाँ पे जो वैल्यू दिया रहता है आपको क्वेश्चन पेपर में या बुक में दिया रहता है, तो वो E0 सेल जो होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल में होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, या कहीं आप अपने जो भी आपके पास है गांठ बांध लीजिए, गांठ बांध के, चाहे हाथ में गांठ बांध के रख लीजिए, या आपके पास जो गर्ल्स हैं वो लोग क्या कर लें, और जैसे दुपट्टा होता है ना, दुपट्टे में बांध के उसको गांठ मार लें, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये जब भी हम लोग निकालेंगे ये रिडक्शन पोटेंशियल में निकालेंगे। और जैसे मान लीजिए कोई भी सेल नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, ठीक है, तो उसका हमको ईएमएफ निकालना है। तो ईएमएफ कब निकालेंगे, जैसे हम लोग ईएमएफ निकालेंगे तो वहाँ क्या होगा, कुछ ना कुछ वर्क होगा ना। तो वहाँ पे जैसे थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, वहाँ पे वर्क होता है, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल वर्क करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू सेल। तो चार्ज आप पहले ऐसे Q इंटू ई सेल लिख लीजिए, Q इंटू ई सेल। ठीक है, तो आप ई सेल Q को क्या लिखते हैं, चार्ज, चार्ज इंटू ई सेल। ठीक है, अब चार्ज इंटू ई सेल है, तो अभी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी बताया था इसके पहले, चार्ज है। तो हम लोग जब भी बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं केमिस्ट्री में बात करते हैं, तो हम लोग क्या बात करते हैं, एटम के बारे में नहीं बात करते हैं हम लोग। जब भी बात करते हैं 1 मोल 2 मोल 3 मोल ऐसे करके बात करते हैं। तो यहाँ पे चार्ज हम लोग लिखने चल रहे हैं कि और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं। ये चीज़ ध्यान दिए रहिएगा, क्योंकि जो चार्ज की वैल्यू होगी मैं आगे अभी चल के पुट करूँगा, आगे इसी इक्वेशन में ला के पुट करूँगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट इसको कर दीजिए, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन कर दीजिए, जल्दी से इसको नोट करिए, फिर आगे इसको मिटा के फिर मैं लिखता हूँ, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा सा और दिखना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस अगर आपको नहीं दिखेगा अच्छे से तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का भी और समझने का भी। ठीक है, आया, मिटाएं।
देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन में नहीं, देखिए ये हम लोग चार्ज क्या होता है? आवेश। आवेश को हम लोग कैसे लिखते हैं? आवेश जो होता है वो हम लोग किस में लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन में ना। तो जैसे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होता है? 1.67 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है ना। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर मान लीजिए हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ले लें, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतना हो गई, 1 मोल ले लें, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो जाएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन या 1 मोल ई। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 मोल में कितने एटम हो जाएंगे टोटल? तो ये 1.67 इंटू 10 के पावर -19 इंटू 6.022 इंटू 10 के पावर 23 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल क्या हो जाएगा? कूलाम। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगा आपका 96,485। ये आपका आएगा कूलाम। ठीक है, ये आ जाएगा। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन था। अब ये इसी को आप 96,000, ये 485 है तो ये लगभग अगर आप बोलें तो ये क्या है? 96,500 लगभग हम लोग मान के चलते हैं। 96,500 ये क्या है? 96,500 कूलाम है। और ये 96,500 कूलाम कितने के बराबर हो जाता है? 1 फैरेड के। तो इसको हम लोग लिखेंगे ये 1 फैरेड। ठीक है, ये 1 फैरेड ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए था। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या हुआ? 1 फैरेड। तो अगर हम लोग n मोल के लिए लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? NF हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग अगर लिखें n मोल इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएगा? NF। ठीक है, तो ये हमको क्या करना? अब इसी की वैल्यू, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो यही इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम लोग लेके चल रहे हैं। वहाँ जो इक्वेशन नंबर 2 था उसी में हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा आपको? जब इक्वेशन सेकंड में हम लोग पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? NF आ जाएगा इंटू ई सेल आ जाएगा। NF इंटू ई सेल आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ क्या था? Q इंटू ई सेल था ना, Q इंटू ई सेल था, तो ये NF इंटू ई सेल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ये ई सेल किस कंडीशन में? ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है। नॉन स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या था आपका? E0 था। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। और अगर मान लीजिए हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? NF इंटू E0 सेल। तो ये क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग आगे और अभी करते हैं, क्योंकि ये प्रूफ अभी बचा हुआ है, कंप्लीट नहीं है। जल्दी से इसको नोट करिए। नोट हो गया? इसके बाद देखिए, जो हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ते हैं ना, स्पॉन्टेनियस थर्मोडायनेमिक्स में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ते हैं, तो जो आपका गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं?
निगेटिव होने का मतलब जो ओवरऑल एनर्जी आती है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। और डेल्टा जी नाट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नाट, ठीक है। ये डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या हो गया, गिब्स फ्री एनर्जी माइनस एन एफ ई, और ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन पे है, नॉन स्टैंडर्ड। और ये दूसरा वाला क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ लिखेंगे फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग फार्मूला पढ़े हैं फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नाट प्लस आर टी एल एन क्यू। ये फार्मूला है आपका गिब्स फ्री एनर्जी का, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नाट आर टी एल एन क्यू। तो यहाँ पे आप क्या करना है, ये जो वैल्यू है यही वैल्यू ला के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डेल्टा जी माइनस एन एफ ई इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नाट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है, आर टी एल एन क्यू। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्वेशन इसी में आपको क्या करना है, माइनस एन एफ से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो माइनस एन एफ से अगर आप डिवाइड कर देंगे, यहाँ पहले लिख लीजिए डिवाइडेड बाई माइनस एन एफ इन एबव इक्वेशन। एन एफ से क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है माइनस एन एफ से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई, चाहे इसको ई से लिख लो, अपान माइनस एन एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नाट अपान माइनस एन एफ प्लस आर टी एल एन क्यू अपान माइनस एन एफ, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस एन एफ ये कैंसिल हुआ, ठीक। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ ई सेल इक्वल्स टू माइनस प्लस हो गया है, ई नाट सेल माइनस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। तो अभी और आगे भी है, पहले इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए इसको, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए इसको। हो गया, अब यहाँ देखिए जो आपको ई नाट ई सेल क्या है, ई ये आर टी अपान एन एफ भी है, यहाँ पे एन एफ था छूट गया है। तो यहाँ पे क्या है, आर टी अपान एन एफ, क्योंकि माइनस एन एफ से डिवाइड किया था ना, तो ये नीचे इसमें भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नाट सेल माइनस, अब यहाँ देखो ये एल एन क्यू है, आपको लॉग में लॉग टू बेस 10 में लिखना है। तो लॉग टू बेस 10 में लिखेंगे अगर, क्योंकि ये बेस ई में लिखा हुआ है, एल एन क्या होता है, बेस ई में रहता है। तो अगर आप लॉग 10 बेस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें 2.303 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.303 आर टी अपान एन एफ लॉग क्यू। और क्यू हमने क्या अभी पहले हमने क्या लिखा था, लॉग क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नाट सेल माइनस 2.303 आर टी अपान एन एफ, ये था ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.303
RT अपान NF log Q को हमने क्या किया था, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है, ये लिखा था। तो एक आपका ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। आपका ये फार्मूला जो आएगा ये कब के लिए होगा, जब आपका टेम्परेचर कुछ अलग दिया रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन ना दिया रहेगा। जो स्टैंडर्ड कंडीशन हम आपको बताए हैं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अगर मान लो आपको 40 दिख दिया, 45 दे दिया, तब के केस में ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, आर की वैल्यू आप अगर इसी में आप पुट कर दीजिए, R इक्वल्स टू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और T आप क्या पुट कर दीजिए 298 केल्विन, और F की वैल्यू क्या कर दीजिए 96,500 पुट कर देंगे, ये कूलाम है। तो ये आपका क्या, ये सॉल्व करने के बाद सबकी वैल्यू पुट करने के बाद ये आ जाएगा आपका। आप लोग पुट करके चेक कर लीजिएगा, हमने पुट करके देख लिया है, तब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये E0 सेल माइनस 0.0591 अपान N लॉग प्रोडक्ट अपान प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा, और ये आपका क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है। यहाँ तक अगर आपका डेरिवेशन आता है नेक्स्ट इक्वेशन के लिए, तो इतना आपको डेरिवेशन में करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका 2.5 नंबर नहीं मिलेगा। ये 2.5 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग इसका यूज क्या होता है या इसको हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं उसको करते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए। यही आपका नेक्स्ट इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब ये रहेगा, देखिए यहाँ पे T टेम्परेचर अगर आपको डिफरेंस दे दिया है तब के केस में ये फार्मूला लगाइएगा, अदरवाइज ये वैल्यू पुट करके ये हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है, N कहाँ से आया, तो आप N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड इन अ रिएक्शन, रिएक्शन में आपने कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया है वो वैल्यू क्या हो जाएगी N। बाकी ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि इतना कंसंट्रेशन ये है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये है, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट कर लिए हो तो मैं मिटाऊँ, और आगे हम लोग इसको कैसे अप्लाई करेंगे वो कर लेते हैं, ठीक है। नोट हो गया है, मिटाएं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हाउ टू अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन हेडिंग डाल दीजिएगा। हाउ टू अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन, हाउ टू अप्लाई नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, मान लीजिए कोई आपका हाफ रिएक्शन है, हाफ रिएक्शन जैसे हम लोग लिखते हैं, या हाफ सेल रिएक्शन, जैसे Zn है, Zn से क्या बनता है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हमको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन हमको मान लीजिए इसके लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसके लिए हमको क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने क्या किया,
यहाँ पे पुट कर लिया ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग। अब यहाँ क्या करना है, जेड एन, यहाँ ये सॉलिड के फॉर्म में था, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेड एन 2 प्लस अपान यहाँ क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे जेड एन अपान 1 हो जाएगा, सॉलिड के केस में हो जाएगा। अगर हम लोग क्या करें, जेड एन की जगह पे 1 रख दें, यहाँ पे अगर हम लोग अगर जेड एन 2 प्लस की जगह पे हम लोग 1 मोल लिख लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ 1 लिख लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पूरा वैल्यू ये 0 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 आएगी ना। तो जब 0 हो जाएगा तो 0 में किसी भी अंक मतलब किसी भी नंबर में आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, ठीक है। और ये केस कब आता है, ये केस तब आता है जब आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला वहाँ पे दिया रहता है इक्वेशन, तब आता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला आएगा तो वहाँ हाइड्रोजन के केस में जो उसका वैल्यू होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का तो वो 0 होता है। तो 0 आप पुट करेंगे तो 0 यहाँ कंसंट्रेशन उसका 0 आएगा, तो 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर ई सेल Zn2 प्लस की वैल्यू, इफ Zn2 प्लस की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 m, ये 1 मोल से ज़्यादा हो जाए मान लो, ठीक है, 1 मोल से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हम लोग 2 मान लो कुछ भी है, मान लो यहाँ हम लोग क्या कर दें, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन log 2, मान लो log 2 रख दिया, 1 से बड़ा है ना, सपोज करिए मैं 2 रख दे रहा हूँ, तो ये जब 1 से बड़ा है तो ये log 2 की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, 0.3010 आएगा, ठीक है। तो उसका अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और जब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो ये जो आपकी ई सेल की वैल्यू है, ई नॉट सेल में से कुछ आपने माइनस किया है, ई नॉट सेल में से आपने कुछ माइनस किया है तब ये ई सेल आया है। तो इसका मतलब जो ई नॉट सेल होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा ई सेल से, ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन ई सेल, ठीक है। आप ऐसे देख लीजिए, कोई भी आप एक बर्तन में खाना बनाएं, ठीक है, खाना आपने बनाया है, उसमें से आप क्या करिए, एक कल सपोज करिए पनीर ही बनाया है आपने, तो पनीर क्या कर रहे हैं आप, कुकर में से एक एक कलछुल निकाल के दूसरे को दे दे रहे हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ कम हुआ ना, पहले जो कुकर में भरा हुआ था उससे तो कम ही है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन ई सेल। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करिए जल्दी से। और इसमें आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गया है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको जल्दी से नोट कर लिए हूँ तो मैं आगे मिटाऊँ, और फिर इसका सेकंड थर्ड, एक ये पॉइंट हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, एक और है, तीसरा हो जाएगा, फिर उसके बाद रिडक्शन हाफ सेल हम बताते हैं। नोट हो गया है। अगर इसी में मान लीजिए हम लोग क्या कर दें, ये इसी इक्वेशन में हम लोग क्या कर दें,
अगर Zn2+ की जो वैल्यू है लेस देन 1 कर दें, Zn की जो कंसंट्रेशन था वो क्या कर दें, लेस देन 1 से कम कर दें। ठीक है, 1 से अगर कम कर देंगे तो क्या होगा, ई नॉट सेल, ऐसे लिख लीजिए, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग, अब यहाँ Zn था तो Zn2+ था, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए वैल्यू कम कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, जब वैल्यू कम करोगे तो लॉग 0.0 मतलब कुछ भी करोगे तो ये इसकी वैल्यू निगेटिव में आएगी। निगेटिव में आने का मतलब जो लेस देन 1 करोगे तो लेस देन 1 की वैल्यू हमेशा निगेटिव में आएगी। तो निगेटिव में जब आएगा तो निगेटिव और निगेटिव का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव आने का मतलब ये क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल प्लस 0.0 समथिंग इंटू सब कुछ समथिंग रहेगा, तो ये प्लस आया तो इसका मतलब अब ये 0.0591 अपान एन। अब लॉग ये यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी, लॉग की वैल्यू जो भी आई रही होगी, मान लीजिए 0.01 है, ठीक है, कुछ भी रहा होगा, जो भी वैल्यू आई होगी तो ये क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और जब ये प्लस, ये माना है हमने, ये चीज़ लेट नहीं आप कहिए कि सर ये कहाँ से आ गया, ये हमने माना है कि अगर ऐसा आया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। और जब प्लस में आ जाएगा तो ये यहाँ से क्या देख के पता चल रहा है, जो ई सेल की वैल्यू है ई नॉट सेल में कुछ आपने जोड़ा है तब ये आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ई सेल की वैल्यू है ई नॉट सेल से छोटी है, ई सेल की वैल्यू है ये ई नॉट सेल की वैल्यू जो है ई सेल से क्या है, छोटी है, या आप बोल सकते हो ई सेल इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल। ठीक है, ये तीनों केस हो गया। फिर इसके बाद हम लोग जो हाफ रिडक्शन सेल होता है उसको हम लोग कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया, मिटाएं? इसके बाद आपका रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल किया था ना, रिडक्शन हाफ सेल में क्या हो जाएगा, जैसे कॉपर है, कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाया, कॉपर बनाया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे ई सेल लिख रहे हैं, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपान कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, क्योंकि यहाँ ये क्या है, ये रिएक्टेंट में होता था ना, रिएक्टेंट में था तो ये नीचे आ गया, प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, अब जो उसमें होता था उसका यहाँ पे उल्टा होगा, पूरा उल्टा होने का मतलब जैसे यहाँ पे ऊपर अगर हम लोग ये वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में ही रहेगा। निगेटिव अगर ये आ रहा है तो ये वैल्यू निगेटिव में आएगी, अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव में रहेगा। कॉपर की जैसे वैल्यू है, मान लीजिए अगर यहाँ 2 दे दिया है, पहले हम लोग पुट कर लेते हैं, इफ़ Cu2+ इक्वल्स टू 1 मोल, 1 मोल पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल जो है ई नॉट सेल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पूरा 0 हो जाएगी जब 1 m ले लेंगे, यहाँ कॉपर की जगह पे 1 लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 1 m का मतलब ये मोल पर लीटर है, कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं, ये ब्रैकेट से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कंसंट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, सहमत हो आप लोग? देखो फिर उसके बाद इफ़ Cu2+
इज ग्रेटर देन 1 m। अगर 1 से ज़्यादा है, 1 m से ये ज़्यादा है, मतलब 1 मोल पर लीटर से अगर ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा तब के केस में क्या हो जाएगा, उल्टा होगा ना, ज़्यादा हो जाएगा अगर, ठीक है। अगर 1 m से यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव के मतलब तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पॉजिटिव मान लीजिए आ गया, ठीक है, पॉजिटिव आया यहाँ पे, या मान लीजिए 2 आ गया, हमने 2 रखा तो 2 का क्या हो जाएगा, 1/2 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। रिवर्स इसको कर लोगे log 2, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ई सेल इज ग्रेटर देन ई नॉट सेल आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपने क्या किया है, कुछ जोड़ा है, कुछ जोड़ा है, तब क्या आया है, इसकी वैल्यू तब इसके बराबर आया है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, नोट हो गया है। यह लास्ट वाला भी इधर ही बता दे रहा हूँ, तीसरा केस भी इधर ही बता दे रहा हूँ। इफ़ Cu2+ इज लेस देन 1 m, अगर यहाँ पे लेस देन 1 m हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आपका 0.0 समथिंग आया, तो ये क्या हो जाएगा, इधर ही जाके ये ऊपर जाएगा। मान लो ये 10 के पावर -2 आ गया, मान लो 0.01 आया, तो ये 10 के पावर -2 आया, तो ऊपर जाएगा 10 के पावर 2 प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, और +2 का मतलब log 2 हो जाएगा, नहीं log 2 नहीं, 2 हो जाएगा, 2 log 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, ये वैल्यू इस वैल्यू में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, ई नॉट सेल में से कुछ ना कुछ माइनस होगा, तब ई सेल के बराबर होगा। तब के केस में क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज ग्रेटर देन ई सेल, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, इसी पे ही रहने देते हैं, ठीक है। ई नॉट सेल ये वैल्यू हमने देख लिया कि कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके न्यूमेरिकल बताएंगे, जो भी आपके इम्पॉर्टेंट, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन होगा, सब क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए आए हों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन हो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।